हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ अंतःद्रवी जालिका या अंतःपरद्रवी जालिका। हम कोशिका के कोशिकांग पढ़ रहे हैं और ये कोशिका का एक कोशिकांग ही है जो उसके कोशिका द्रव्य में पाया जाता है या उसके कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली एक रचना है। इससे पहले हमने कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले जो अन्य कोशिकांग हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, गोल्जी काय है, उनका भी वीडियो बनाया है, तो वो भी आप देख सकते हो। वो आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको देख लेना। आज हम जो कोशिका का जो नेक्स्ट कोशिकांग है जो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है वो है अंतःद्रवी जालिका या अंतःपरद्रवी जालिका, जिसको शॉर्ट में ER कहते हैं, यानी ई यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप इसको इंग्लिश में कहते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आज हम इस कोशिकांग जो कोशिका का जो भाग है कोशिकांग उसके बारे में पढ़ने वाले हैं विस्तार से। तो ये क्या है, तो यहाँ आपको इसकी संरचना भी दिखाई दे रही है। तो चलो शुरू करते हैं। अंतःद्रवी जालिका या अंतःपरद्रवी जालिका, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं ER, यानी ई का मतलब है एंडोप्लाज्मिक और आर का मतलब है रेटिकुलम। अब इसका मतलब क्या होता है, इस एंडोप्लाज्मिक या एंडोप्लाज्म का मतलब होता है आपका कोशिका द्रव्य। क्या होता है, कोशिका द्रव्य या आपका जीव द्रव्य बोल सकते हो आप इसको, जीव द्रव्य। एंडोप्लाज्मिक का मतलब या एंडोप्लाज्म का मतलब क्या हो गया, जीव द्रव्य। और पीछे बच गया क्या, रेटिकुलम, और इसका मतलब होता है जालिका। तो इसका पूर्ण नाम हो गया जीव द्रव्य जालिका या अंतःद्रवी जालिका। तो कहने का मतलब ये जीव द्रव्य में पाई जाने वाली एक क्या है, एक जाल है, एक जालिका है। उसी को आप क्या कह रहे हो, अंतःद्रवी जालिका या अंतःपरद्रवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका मतलब हो गया, एंडोप्लाज्मिक का मतलब होगा जीव द्रव्य और रेटिकुलम का मतलब हो गया जालिका। तो जीव द्रव्य में क्या है, एक जाल है, एक जालिका है, उसी को हम अंतःपरद्रवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो उसके जीव द्रव्य में डूबा रहता है। एक जाल सा होता है नलिकाओं का, पतली नलिकाओं का, उसी को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया। नेक्स्ट बात आती है इसकी खोज की। तो खोज की थी इसकी किथ पोर्टर ने। किथ पोर्टर ने 1945 में। तो किथ पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की और इसका जो वर्तमान जो नाम है वो इस वैज्ञानिक द्वारा ही दिया गया था। किथ पोर्टर द्वारा इसको खोजा गया और इसका नाम भी किथ पोर्टर द्वारा ही दिया गया। जो वर्तमान में जो नाम प्रचलित है वो 1945 में इसकी क्या हुई, खोज हुई। नेक्स्ट बात आती है, इसका एक उपनाम चलता है और वो क्या है, सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन, यानी सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन, यानी इसको जालिकाओं का तंत्र भी कहते हैं। सॉरी, झिल्लियों का तंत्र, मेम्ब्रेन यानी झिल्लियां, तो इसको झिल्लियों का तंत्र भी कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहा जाता है, झिल्लियों का तंत्र भी कहते हैं, झिल्ली। एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का मतलब क्या होगी, झिल्ली, तो इसे झिल्लियों, मेम्ब्रेन यानी आखिर झिल्लियों का तंत्र भी इसे कहा जाता है। तो इसको सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स या झिल्लियों का तंत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट, ये किस में पाया जाएगा, तो ये सभी यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है, सभी यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है, सेल्स होती है, उसमें आपको ये क्या मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद मिलेगा या प्रेजेंट होगा। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक जो सेल है, प्रोकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। इसके अलावा मनुष्य के अंदर भी ये जो परिपक्व RBC होती है, रेड ब्लड सेल होती है, लाल रक्त जो कणिकाएं होती है परिपक्व, उसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। तो परिपक्व RBC और प्रोकैरियोटिक सेल में ये नहीं पाई जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा ये जितनी भी यूकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें ये आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER मिल जाएगी, उनमें सभी में ये मौजूद होती है। तो ये हो गया इसका बेसिक सा नॉलेज एक। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी। तो ये क्या है, देखो ये एक कोशिका है, तो चलो मैं मान लेता हूँ ये कोशिका है, और ये कोशिका के अंदर जो रचना है, ये कोशिका का यहाँ द्रव्य हो जाएगा, जीव द्रव्य हो जाएगा, कोशिका द्रव्य हो जाएगा,
और ये होगी कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। और यहां ये क्या रचना है, आपको जो लाल कलर में दिख रही है ये हमारा केंद्रक, सेंटर में जो संरचना है वो है केंद्रक। और यहाँ ये जो धागे नुमा जो रचना दिख रही है जाल के नुमा, ये धागे इसको क्रोमेटिन जालिका कहते हैं, इससे गुणसूत्रों का निर्माण होता है। और ये जो गहरी रचना जो संरचना है केंद्र के अंदर उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। और यहाँ ये जो रचना दिख रही है आपको जाल के नुमा जो नलिकाएं दिख रही है, ये है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो यहाँ पूरे क्षेत्र में फैली होती है जाल के नुमा के रूप में। तो परिभाषा क्या बनेगी, कोशिका झिल्ली वह केंद्र के मध्य, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रचना पाई जाती है। तो कोशिका झिल्ली व केंद्र के मध्य पतली जालिका, क्या कोशिका झिल्ली व केंद्र के मध्य पतली क्या होती है, एक जालिका होती है, पतली जालिका, जो क्या होती है अनियमित झिल्ली से आबद्ध होती है। ये जो रचना होती है, ये बता दूं मैं आपको, अंतरप्रद्रवी जो जालिका होती है वो आपकी एकल कलाबद्ध कोशिकांग है। एकल कलाबद्ध को क्या है, कोशिकांग है। यानी इसके चारों ओर आपको सिंगल मेम्ब्रेन मिलेगी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है और आपका हरित लवक है, उसके चारों ओर डबल लेयर मिलती है, तो वो दोहरी झिल्ली से आबद्ध होते हैं। लेकिन ये एकल कला से या एकल झिल्ली से आबद्ध कोशिकांग होता है, यानी सिंगल झिल्ली से या मेम्ब्रेन से ये ढके होते हैं। तो ये एकल कलाबद्ध कोशिकांग है, ये ध्यान रखना आपको। तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि कोशिका झिल्ली और केंद्र के मध्य एक पतली जालिका होती है, जो अनियमित कलाबद्ध नलिकाओं का क्या होता है, एक जाल होता है। कोशिका झिल्ली व केंद्र के मध्य पतली जालिका, जो क्या है अनियमित कलाबद्ध नलिकाओं का जाल नुमा जो संरचना है, जाल नुमा जो संरचना है, वही आपकी क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो यहाँ ये एक जाल नुमा पतली नलिकाओं की अनियमित कलाबद्ध जो नलिकाएं होती है उनका एक जाल होता है, एक पतली जालिका होती है कोशिका झिल्ली व केंद्र के मध्य, उसे ही हम क्या कहते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, इसकी जो संरचना है वो 3 रचनाओं से मिलकर बनी होती है। एक तो होती है कुंडिकाएं, क्या होती है, कुंडिकाएं। दूसरी जो होती है पुट्टिकाएं, और तीसरी जो होती है वो नलिकाएं। ये तीनों रचनाएं आपको गोल्जी बॉडी में मिलेगी, गोल्जी काय में मिलेगी, तो उससे मिलता जुलती रचना होती है। कुंडिकाएं, इनको कहते हैं सिस्टर्नी इंग्लिश में, इसको कहते हैं वेसिकल, और इनको कहते हैं ट्यूब्यूल्स या ट्यूब्स। तो इन 3 रचनाओं से मिलकर इसकी संरचना बनती है। कुंडिकाएं जो होती है वो पतली होती है, लंबी होती है, असांकित रचनाएं होती है। तो ये जो रचनाएं आपको दिख रही है पतली लंबी, इनको आप सिस्टर्नी कह सकते हो, यानी कुंडिकाएं कह सकते हो। पतली लंबी असांकित जो रचनाएं होती है उनको हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं, कुंडिकाएं कहते हैं। और ये एक चिट्टे के रूप में एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर लेमेली नामक संरचना बनाती है, लेमिली। तो सिस्टर्नी एक दूसरे के ऊपर सेट होकर लेमिली नामक रचना बनाती है। और जो कुंडिकाएं होती है वो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इसका प्रकार है, अभी हम आगे देखेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको कुंडिकाएं यानी सिस्टर्नी ज़्यादा मिलेगी। तो ये तो होगी कुंडिकाएं। दूसरी इसमें होती है पुट्टिकाएं यानी वेसिकल्स। तो पुटक यानी गोल थैलेनुमा या अंडाकार जो रचनाएं होती है उनको पुट्टिकाएं कहते हैं, वेसिकल्स कहते हैं, गोल रचनाएं होती है। और ये आपको मिलेगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ज़्यादा। ये लेमेली बना रही है लेकिन ये लेमेली नहीं बनाती है। तो ये गोल अंडाकार जो रचनाएं होती है थैलेनुमा, उनको कहते हैं पुट्टिकाएं, और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको ज़्यादा मिलेगी।
और नेक्स्ट नलिकाएं। तो नलिकाएं नल के नुमा पतली पतली जो नलिकाएं होती हैं और उनकी जो भित्ति होती है वो चिकनी होती है, और पतली छोटी नलिकाएं होती हैं उनको कहते हैं नलिकाएं या ट्यूब्स कहते हैं। तो इन तीनों से इसका निर्माण होता है, इसकी रचना बनती है। अब बात करें ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और रफ एंडोप्लाज्मिक क्या है। तो अंतरपर्द्रवी जो जालिका है उसके दो प्रकार होते हैं, यानी ये दो प्रकार की होती है। तो इसके कितने प्रकार हो गए? दो हो गए। एक तो है आपकी चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, और दूसरी हो जाएगी आपकी खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। तो ये इसके हो गए दो रूप, एक ये हो गया और एक ये हो गया, जिसको आप क्या कह सकते हो? चिकनी यानी स्मूथ आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ESR शॉर्ट में कह सकते हो, और दूसरी है खुरदरी यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ERER। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो प्रकार की होती है। अब इनको स्मूथ और रफ किस आधार पर कह रहे हैं? तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ ये दे आपको रचना दिख रही है, ये वाली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये स्मूथ है, और ये जो रचना दिख रही है जिसके ऊपर आपको ये रचनाएं दिख रही है उनको कहेंगे हम आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कौन सी? रफ वाली। तो जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है उनकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम। खुरदरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसकी सतह पर क्या है? राइबोसोम जुड़े हुए हैं, तो उसको कहेंगे खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी सतह पर क्या लगे होते हैं? राइबोसोम लगे होते हैं। और जिसकी सतह पर राइबोसोम नहीं लगे होते हैं उसकी सतह चिकनी कहते हैं, और उसको चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। तो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका में राइबोसोम उसकी सतह पर नहीं लगे होंगे, और खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका की जो सतह है उस पर आपको राइबोसोम चिपके हुए मिलेंगे, उससे जुड़े हुए मिलेंगे। देखो क्या है, जो कोशिकाएं ज़्यादा प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है, जो कोशिकाएं ज़्यादा प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है उनकी सतह पर राइबोसोम जुड़े हुए रहते हैं, और राइबोसोम का काम होता है क्या? प्रोटीन संश्लेषण। तो जो सेल ज़्यादा प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है, जो कोशिकाएं ज़्यादा प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है उसकी अंतःप्रद्रवी जालिका पर राइबोसोम चिपके रहते हैं, जुड़े रहते हैं, तो उसको इसलिए कहते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। और जो कोशिकाएं आपके लिपिड्स यानी वसा, लिपिड्स संश्लेषण का काम करती है, जो सेल्स लिपिड संश्लेषण या वसा संश्लेषण का काम करती है उनकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, इसलिए उनको चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी कि जो कोशिकाएं लगातार या ज़्यादा प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है, लगातार प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है, उनकी सतह पर राइबोसोम चिपके रहते हैं, उन्हें खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। और जो सेल्स लिपिड संश्लेषण का काम ज़्यादा करती है, वसा संश्लेषण का काम ज़्यादा करती है, उनकी सतह पर, उनकी बाहरी भित्ति पर राइबोसोम जुड़े हुए नहीं पाए जाते हैं, उन्हें चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। तो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है वो लिपिड संश्लेषण का काम करेगी, और जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका है वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करेगी, या उसके लिए स्थान उपलब्ध कराएगी, या उसमें मदद करेगी। अब ये जो राइबोसोम है, ये जो रचनाएं मैंने बनाई है ये क्या है? राइबोसोम्स है। तो इसलिए इसको कह दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ कोई भी राइबोसोम नहीं चिपके हुए इसलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये राइबोसोम एक प्रोटीन से जुड़े होते हैं इस अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसको राइबोफ्लोरीन कहते हैं, राइबोफ्लोरीन। तो राइबोफ्लोरीन नामक प्रोटीन से ये राइबोसोम आपकी अंतःप्रद्रवी जालिका से जुड़े होते हैं, चिपके होते हैं, इसलिए उसका नाम हो जाता है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। तो ये राइबोफ्लोरीन नामक प्रोटीन से राइबोसोम अंतःप्रद्रवी जालिका की सतह पर चिपके रहते हैं इस प्रोटीन की मदद से। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका टोटल जो निर्माण है वो आपकी वसा से और प्रोटीन से ही होता है, वसा और प्रोटीन से बनी हुई ये रचना होती है। तो ये हो गए इसके दो प्रकार। तो जो
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें हमको ज़्यादा क्या मिलेगी, सिस्टर्नी ज़्यादा मिलेगी, कुंडिकाएँ ज़्यादा मिलेगी। और जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है उसमें हमको जो आपकी वेसिकल्स हैं, जो पुट्टिकाएँ हैं, वो ज़्यादा मिलेगी। तो ये हो गए इसके प्रकार और उनके कारण, उनको क्यों ऐसा नाम दिया है, क्या इनके काम है। तो ये होगी इसके मेन जो है वो रचना। अब एक बात और ध्यान रखनी है आपको, स्मूथ जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये आपको ज़्यादा कहाँ मिलेगी, तो ये ज़्यादा मिलेगी आपको यकृत में और मांसपेशियों में, मांसपेशियों में। और यकृत में जो ग्लाइकोजन का जो संश्लेषण होता है, ग्लाइकोजन, जो ग्लाइकोजन का जो संश्लेषण करने वाली जो सेल्स होती है उनमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या मिलेगी, आपको ज़्यादा मिलेगी। यकृत में ग्लाइकोजन का संश्लेषण होता है, तो ग्लाइकोजन का संश्लेषण करने वाली जो सेल्स होती है उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। यानी जो वसा का जो संश्लेषण कर रही है, लिपिड का जो संश्लेषण कर रही है, तो ग्लाइकोजन भी एक क्या है, वसा है। तो जो ग्लाइकोजन के रूप में, जो ग्लाइकोजन का जो संश्लेषण करने वाले जो सेल्स है उनमें आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संख्या ज़्यादा मिलेगी, मांसपेशियों में इनकी संख्या ज़्यादा मिलेगी। और इसके अलावा यकृत में भी आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल जाएगी, अग्नाशय में मिल जाएगी, गोबलेट सेल में आपको क्या मिल जाएगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल जाएगी। इनकी संख्या यकृत में, अग्नाशय में, गोबलेट सेल में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संख्या ज़्यादा होती है। लेकिन यकृत में ग्लाइकोजन का संश्लेषण करने वाली जो सेल्स होती है उसमें और मांसपेशियों में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संख्या ज़्यादा मिलती है। एक बात और, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम बदल जाता है, जैसे मांसपेशियों में इसको सार्कोप्लाज्मिक कहते हैं, जैसे इसका नाम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन मांसपेशियों में इसको क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक कहते हैं। और इसमें कैल्शियम की अधिकता होती है, कैल्शियम आयनों की। तो मांसपेशियों में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक कहते हैं, जिसमें कैल्शियम की अधिकता होती है। और यहाँ आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा मिलेगी। तो और ग्लाइकोसोम, एक नाम आता है ग्लाइकोसोम, और जो ग्लाइकोजन का संश्लेषण करती है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको ग्लाइकोसोम भी कहते हैं। यानी लीवर में, यकृत में आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ग्लाइकोजन का संश्लेषण करती है उनको आप ग्लाइकोसोम कह सकते हो, और मांसपेशियों में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक कह सकते हो, जिसमें कैल्शियम की अधिकता होती है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। अब नेक्स्ट बात करेंगे इसके कार्य की। कार्य बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इन कोशिकाओं का। तो नेक्स्ट है हमारा इनके कार्य क्या क्या है। पहला काम है आपका जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो क्या करती है, पादप सेल में स्पिरोसोम का निर्माण करती है। तो पादप सेल्स में, पादप कोशिकाओं में, पौधों में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है पादपों में, वो स्पिरोसोम का निर्माण करती है। नेक्स्ट, यहाँ आप देख पा रहे हो कोशिका झिल्ली व केंद्रक के मध्य पदार्थों के लिए आवागमन के लिए मार्ग या पथ उपलब्ध कराती है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दूसरा काम क्या हो गया, कोशिका झिल्ली व केंद्रक के मध्य पदार्थों के आवागमन हेतु मार्ग या पथ उपलब्ध कराती है। क्योंकि यहाँ बीच में हमने कहा कि केंद्रक से लेकर कोशिका झिल्ली के मध्य जो जाल होता है वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच कुछ पदार्थों का आवागमन करना है, उनको पथ या रास्ता प्रदान करना है, तो वो काम कौन करेगी? आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगी। तो कोशिका झिल्ली व केंद्र के मध्य पदार्थों के आवागमन के लिए पथ या रास्ता प्रदान करती है। दूसरा काम ये हो गया। तीसरा काम की बात करें तो जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति और एक संरचना होती है प्लाज्मोडेस्मेटा, जो पदार्थों के आवागमन के लिए ही एक मार्ग होता है प्लाज्मोडेस्मेटा, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में।
तो कोशिका भित्ति और प्लाज्मोडेस्माटा के निर्माण में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का योगदान होता है या उसमें वो भाग लेती है। तो कोशिका भित्ति और एंडोप्लाज्मिक जो प्लाज्मोडेस्माटा के निर्माण में ये भाग लेती है। तो तीसरा काम हो गया क्या, या उसमें सहायता करती है सेल वॉल के निर्माण में और प्लाज्मोडेस्माटा के निर्माण में ये सहायता करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट कार्य इसका वो सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो है कोशिका का अंतःकंकाल बनाना। जो सेल होती है उसका अंतःकंकाल, कोशिका का अंतःकंकाल कौन बनाती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है। ध्यान रखने वाली बात है कि अभी हम बात करें थे कोशिका झिल्ली से लेकर केंद्र के मध्य एक जाल है, अनियमित नलिकाओं का एक जाली है। तो ये जो जाल जो होता है वो क्या करता है, कोशिका का अंतःकंकाल बनाता है, जिससे कोशिका की एक निश्चित आकृति, आकार और एक दृढ़ता उसको मिलती है। तो कोशिका की निश्चित आकार, आकृति, दृढ़ता हेतु अंतःकंकाल का निर्माण कौन करती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका काम है। चौथा, नेक्स्ट इसका काम हम देखें तो वो क्या है, ये कई जैविक क्रियाओं के लिए आधार प्रदान करती है। कई अन्य जैविक क्रियाओं के लिए क्या उपलब्ध कराती है? आधार उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट काम देखें छठा, तो अभी हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो वसा, ग्लाइकोजन यानी वसा यानी लिपिड्स, ग्लाइकोजन और स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन सी, इनके संश्लेषण हेतु आधार उपलब्ध कराती है। वसा यानी लिपिड्स, ग्लाइकोजन, स्टेरॉइड्स हार्मोन, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल जिसको हम कहते हैं, उनके संश्लेषण हेतु आधार उपलब्ध कराती है कौन सी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो विटामिन ए के जो पिगमेंट्स होते हैं, रेटिनॉल जिसको हम कहते हैं, उनका भी ये संश्लेषण करती है, उपलब्ध कराती है वर्णकों का। नेत्र जो वर्णक होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, उनको भी। तो लिपिड्स, ग्लाइकोजन, स्टेरॉइड्स हार्मोन और आपका एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी के संश्लेषण के लिए आधार उपलब्ध कौन कराती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो क्या करती है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए आधार उपलब्ध कराती है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करती है। तो नेक्स्ट काम छठवां हो गया क्या? स्मूथ वाला, और सातवां हो गया रफ वाला, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता उपलब्ध कराना। ये राइबोसोम जुड़े हुए हैं जो प्रोटीन संश्लेषण का काम करेंगे, इसके लिए आधार उपलब्ध करा रही है। अन्य कई जैविक क्रियाओं के लिए भी आधार देती है ये, और वसा के लिए, ग्लाइकोजन के लिए, विटामिन सी के लिए, स्टेरॉइड हार्मोन के लिए भी आधार उपलब्ध कराती है। तो ये हो गए इसके कुछ इंपॉर्टेंट, इसके क्या हो गए? कार्य हो गए। तो कार्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट और काम है, और वो है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, कि कोशिका में कुछ टॉक्सिक पदार्थ आ गए हैं, कुछ विषैले पदार्थ आ गए हैं। तो उन विषैले पदार्थों को अविषालु करती है, यानी उसके टॉक्सिक प्रभाव से बचाने का काम कौन करती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। तो विषैले पदार्थों को अविषालु करती है, उसके विषैले प्रभाव को नष्ट करती है, उनके टॉक्सिक प्रभाव से बचाने का काम कौन करती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है।